रोहन, प्रिया और उनकी नन्ही बेटी मीरा को कृष्णानगर गांव की पुरानी हवेली में विरासत मिले। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर वो यहाँ एक शांत नए जिंदगी की उम्मीद में आए थे। हवेली विशालकाय और भव्य थी, लेकिन उसकी प्राचीन दीवारों में एक गहरी खामोशी सिमटी थी जो मन में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींच रही हो। मरम्मत का काम शुरू होते ही घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कभी भारी औजार अपने आप गायब होकर दूर कोने में मिलते हैं, तो कभी खाली कमरों से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे कोई गुप्त बात कर रहा हो। प्रिया ने इन्हें पुराने घर की आम आवाजें मानकर अनदेखा किया, पर रोहन के भीतर एक अनजाना डर धीरे धीरे घर करने लगा था। जल्द ही मीरा ने एक अदृश्य सहेली छाया के बारे में बताना शुरू कर दिया, जिसे वो एक उदास लड़की कहती थी। पहले तो रोहन और प्रिया ने इसे बच्ची का भोलापन समझा, लेकिन मीरा का व्यवहार बदलने लगा। वो पहले से ज्यादा शांत और गुमसुम रहने लगी। अक्सर खाली दीवारों को घूरती रहती, मानो किसी अनदेखे को देख रही हो। उसकी आंखें गहराई में कुछ तलाशती। घर की डरावनी घटनाएं बढ़ती ही जा रही थी। रात में दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। ऊपर के खाली कमरों से किसी के कदमों की हल्की आहट सुनाई देती। ठंडी हवा के झोंके अचानक पूरे घर में फैल जाते हैं, जबकि सभी खिड़कियां बंद होती थी। प्रिया को हर पल एक अदृश्य उपस्थिति महसूस होती, जैसे कोई हर कोने से उन्हें लगातार घूर रहा हो। और रोहन का शक अब खौफ में बदल चुका था। एक दिन मरम्मत करते हुए रोहन को एक दीवार में छिपा हुआ एक पुराना डायरी मिला। ये डायरी दशकों पहले इस हवेली में रहने वाली एक युवा लड़की लीला की थी। शुरुआती पन्नों में उसके आम जीवन की बातें लिखी थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक अंधेरी शक्ति कैद होने का एहसास का भयानक वर्णन मिला, जो पढ़ने वालों के रोंगटे खड़े कर देता था। डायरी के पन्नों से पता चला कि लीला को उसके क्रूर चाचा ने एक भयानक घटना का गवाह बनने के बाद हवेली के एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया था। उस अंधेरे और अकेलेपन में डर और उम्मीद की वजह से लीला ने दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा न्याय की तलाश में उसी घर में भटक रही थी, कभी मुक्त ना हो पाने के दर्द से तड़पती हुई। जैसे जैसे रोहन डायरी के रहस्यमय पन्ने पढ़ता गया, मीरा का छाया से संबंध और गहरा होता गया। वो पुराने हिंदी वाक्य में बोलने लगी, ठीक वैसे ही जैसे लीला ने अपनी डायरी में लिखे थे। मीरा एक खास दीवार की ओर इशारा करते थे, वही दीवार जिसके पीछे लीला को कैद किया गया था। और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहन चमक आ जाती। एक रात प्रिया को एक भयानक सपना आया। उसने सपने में लीला के गहरे दुख, उसकी चीखें और उसके घुटन को महसूस किया। वो पसीने से तरबतर होकर जागी, इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त कि ये घर सचमुच प्रेतवादित है। बेटी मीरा की सुरक्षा को लेकर चिंतित प्रिया ने रोहन को तुरंत ही वो हवेली छोड़कर जाने की गुहार लगाई। रोहन अब पूरी तरह से इस बात पर यकीन कर चुका था। उसने गुप्त कमरा खोजने का तय किया। डायरी में दिए गए सुरागों और मीरा के अजीबोगरीब संकेतों का
अनुसरण करते हुए उसे एक बड़ी किताबों की अलमारी के पीछे एक छुपा हुआ दरवाज़ा मिला। भीतर एक छोटा धूल से भरा कमरा था जहां सड़ी गली चीज़ों की हल्की भयानक गंध आ रहे थे। गुप्त कमरे में उन्हें एक पुराना जंग लगा लॉकेट और कुछ सड़ी गली चीज़ें मिले। जैसे ही उन्होंने लॉकेट को छुआ, एक बर्फीली हवा पूरे घर में फैल गई और मीरा अचानक बेहोश हो गई। तभी एक धीमी दर्द भरी चीख गूंज उठी जिसने सीधे उनकी आत्मा तक पहुंचकर पूरे माहौल को दहशत में भर दिया। एक अनकहा डर हर सांस में समा गया। उन्हें एहसास हुआ कि लीला की आत्मा को पहचान और अपनी दुखद कहानी दुनिया के सामने रखने की ज़रूरत है। उन्होंने लीला को एक उचित अंतिम संस्कार देने का तय किया। उनकी स्मृति का सम्मान करने और उसकी तड़पती हुई आत्मा को अनंत शांति दिलाने के लिए उन्होंने हवेली में एक छोटा सा अनुष्ठान आयोजित किया। अनुष्ठान के बाद हवेली में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। अजीबोगरीब आवाज़ें पूरी तरह से बंद हो गई। मीरा सामान्य हो गई और वो अपनी अदृश्य सहेली छाया का कोई जिक्र नहीं करते थे। वो भयानक उपस्थिति हट गए थे, जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो और घर में एक नई सुखद शांति महसूस होने लगी। परिवार ने हवेली में ही रहने का फैसला किया। अब उन्हें कोई डर नहीं था। वो समझ गए थे कि लीला की आत्मा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बल्कि एक फंसी हुई दुखी आत्मा थे जो केवल शांति चाहते थे। उन्होंने उसकी याद को जिंदा रखने का तय किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी दुखद कहानी कोई ना भूले और उसे हमेशा सम्मान मिले। जिंदगी धीरे धीरे अपनी सामान्य गति में लौट आया। यह हवेली जो कभी डर का स्रोत था, अब एक सुरक्षित और शांत जगह बन गया। भले ही इसका एक दर्दनाक इतिहास था। उन्हें कभी कभी एक कोमल उपस्थिति महसूस होती थी, लीला की याद दिलाती हुई, लेकिन अब वो डरावनी नहीं बल्कि एक शांत एहसास बन चुके थे। परिवार ने आखिरकार अपनी ये रहस्यमय कहानी भरोसेमंद दोस्तों और परिवार को सुनाई, ये सुनिश्चित करते हुए कि लीला की अनकही कहानी हमेशा सुनी जाए। वो एक ऐसे घर के रखवाले बन रहे थे जिसने कभी एक गहरा और दुखद रहस्य छुपा रखा था। अब ये शांत स्मरण और स्थायी शांति का स्थान था जो हमेशा एक बच्ची की आत्मा से स्पर्शित था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम अमन है, पूरा नाम अमन खान। मैं एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन हूँ। मेरी एक बीवी है और 2 छोटे छोटे बच्चे। आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारी फैमिली, कंप्लीट फैमिली। आज के ज़माने में जब ये बातें सुनता हूँ कि भूत प्रेत जिन्नात कुछ नहीं होते, तो सुनकर बड़ा अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि मेरे साथ हुई वो घटना जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया, वो हर समय मेरे जहन में तैरती रहती है। मेरी उम्र 45 साल है और मेरी शादी 40 साल की उम्र में हुई थी। मैंने शादी इतनी लेट क्यों करी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह, या फिर आप कह सकते हैं कि एक घटना। आज भी वो घटना, वो हादसा मेरे दिमाग में ही है। जब भी रात में मैं सोता हूँ तो हादसा मेरे सपनों में आज भी आता है। आज भी जब मैं किसी सुनसान रास्ते को देखता हूँ
तो मेरे पूरे जिस्म में सिहरन सी पैदा होने लगती है। आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से डर जाता हूँ। आज भी मैं सुनसान रास्तों पर अकेला नहीं जाता। बात 1990 की है। ये वो दौर है जिसे लोग आज भी याद करते हैं। मैं तो कभी चाह कर भी नहीं भूल सकता। मैं अपने घर का इकलौता लड़का था। आप समझ सकते हैं कि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही नाज से पाला था। उसका अंजाम ये हुआ कि मैं थोड़ा सा बिगड़ गया, थोड़ा सा शरारती हो गया। 90 के दौर में शरारती लोगों को बिगड़ा हुआ कहा जाता था। उस वक्त के लोगों का शरारत करने का अंदाज थोड़ा अलग था। मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। हमारे गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल था। हमारे अब्बा ने हमें एक साइकिल ला कर दी थी और मैं उसी साइकिल से 5 किलोमीटर का सफ़र करके स्कूल जाया करता था। इम्तिहान यानी कि एग्ज़ाम सर पर थे और मुझे फर्स्ट आना था। उस वक्त इंटर के बाद बहुत कम लोगों को मार्क्स अच्छे मिला करते थे। हमारे मास्टर जी ने कहा कि हमसे ट्यूशन ले लो, क्योंकि मेरा गणित थोड़ा कमज़ोर था। मगर मास्टर जी के घर और हमारे घर का करीब 10 किलोमीटर का फासला था। हमारे मास्टर जी ने ही ट्यूशन के बारे में हमारे माँ बाप से बात करी और फैसला ये हुआ कि कल से मैं मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाऊंगा। मेरा रोज़ का मामूल बन गया था। मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाने लगा। मगर जब पहले दिन मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा एक जो रास्ता गांव के दाएं तरफ से होकर जाता है जंगल का, उस रास्ते पर कभी मत जाना। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। मेरे दिल में ये उत्सुकता पैदा हो गई कि उस सुनसान इलाके में ऐसा क्या है। मगर मैंने अम्मी की हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, अभी मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, आप जहां से कहोगी मैं वहीं से जाऊंगा। और मैं रोज जाने लगा। मगर दिक्कत ये थी कि मास्टर साहब बहुत देर तक पढ़ाते थे, इसलिए इम्तिहान सर पर थे। आते आते रात हो जाया करती थी। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना उस दूसरे रास्ते की तरफ से एक बार ट्राई मारा जाए, शायद वो रास्ता शॉर्टकट हो। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसमें मेरी जिंदगी बदल गई। आज भी मैं सोचता हूँ कि क्यों मैं उस रास्ते पर गया था। आज भी मैं सोचता हूँ कि मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। जब भी मैं मास्टर जी के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करता था तो हमेशा मेरे दिल में उत्सुकता रहती थी, आखिर क्यों अम्मी उस रास्ते पर जाने से मना करती है। नौजवानों की उम्र थी। एक दिन घर आते आते मेरे दिल में ख्याल आया कि कल ट्यूशन पढ़ने के लिए जल्दी निकलूंगा और उसी रास्ते से निकलूंगा जहां माँ मना करती थी। और मैंने यही किया। दूसरे दिन अपनी सोच के मुताबिक घर से जल्दी निकल दिया और गांव के दाहिनी तरफ से मैंने अपनी साइकिल मोड़ दी, जहां से निकलने के लिए मुझे मना किया गया था। जब मैं उस तरफ चल दिया तो मैंने महसूस किया कि वहां पर झाड़ियां बहुत है। साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने साइकिल पीछे मोड़ दी और सोचा कल कैंची लेकर आऊंगा और झाड़ियां काट लूंगा। दूसरे दिन मैंने यही किया, कैंची लेकर निकला। रास्ते में जितनी भी झाड़ियां थी उन सबको थोड़ा थोड़ा काटते चला गया। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि वहां से मास्टर जी के घर का रास्ता बहुत कम था। फासले पर अमूमन मुझे 2 घंटे लगते थे और झाड़ी वाले रास्ते से मैं आधे घंटे में ही वहां पर पहुंच गया।
मैंने सोचा कि माँ बेकार में ही परेशान हो रहे थे, यहाँ तो मैं जल्दी आ गया। मैंने सोचा गांव के लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, वो यहाँ से आने के वजह लंबे रास्ते से होकर आते हैं और इस रास्ते पर बेवजह ही डरते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, वो एक सीधा रास्ता था। मास्टर जी मुझे देखकर चौंक गए, बोले कि मैं बड़ा जल्दी आ गया, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं आज घर से जल्दी निकल आया। फिर मेरा रोज का मामूल हो गया, मैं उसी रास्ते से जाने लगा। अब तो मुझे वहां पर जाते हुए मजा आने लगा था। गाना गाते हुए अपनी ही धुन में बहुत तेजी से साइकिल चलाता हुआ चुपचाप निकल जाता। मगर एक रोज की बात है, उस दिन गर्मी बहुत तेज थी और मैं उसी रास्ते से निकल कर जा रहा था। प्यास बहुत तेज लग रहे थे मगर पानी नहीं था, ऊपर से गर्मी भी बहुत लग रहे थे। एक तरफ मैंने एक पेड़ देखा, सोचा कि थोड़ा सुस्ता लूं। एक पेड़ के नीचे मैं आराम से बैठ गया। रात हो चुकी थी, आज मास्टर जी काफी देर तक पढ़ा रहे थे। मैंने सोचा जल्दी ही पहुंच जाता हूं, कौन सा मास्टर जी या फिर घर वाले शक करेंगे। बहुत अच्छी हवा चल रही थी और मैं बैठा यही सोच रहा था कि काश पानी मिल जाए। अचानक मेरी निगाह एक और चली गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था उसके ठीक सामने एक घर बना हुआ था, बहुत पुराना सा। मैंने सोचा इतने दिन से मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मुझे घर पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अंधेरे की वजह से ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। सोचा कि शायद मेरा ध्यान ना गया हो। जब घर देखा तो दिल में एक और उत्सुकता पैदा हो गई। क्या इस सुनसान इलाके में कौन रहता होगा? शायद कोई फैमिली हो, शायद कोई और हो हमारे ही गांव का। अगर कोई लड़का होगा तो उससे मेरी दोस्ती हो जाएगी। ये सोचकर ही मेरे कदम उस घर की ओर मुड़ गए। मुझे पता ही नहीं चला। घर के दरवाजे पर जब मैं पहुंचा तो थोड़ा सा नर्वस हो गया। सोचा कि हो सकता है घर में कोई ना हो। सोचा कि शायद उस घर में कोई लड़की वगैरह होगी और उसके अब्बा काम पर गए होंगे। अगर आ गए तो मुझे देखकर क्या सोचेंगे। फिर सोचा प्यास तो बहुत तेज लगी है, कोई भी हो या कोई ना भी हो, पानी मांगने में कोई दिक्कत नहीं। ये सोच ही रहा था कि ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पास से बहुत तेजी से निकला। क्योंकि मैं सोच रहा था, उसके अचानक निकल जाने पर मैं पूरी तरह से डर गया। जब मैंने देखा कि वो सिर्फ एक काली सी बिल्ली थी जो दरवाजे के पास से थोड़ी सी खिड़की लगी थी जो टूटी हुई थी, उसी में से घर के अंदर घुस गई। फिर मुझे अपने आप पर ही हंसी आ गई कि मैं बिल्ली से डर गया। हिम्मत करके मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया पर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने आवाज़ लगाई, घर पर कोई है? मुझे एक गिलास पानी पिला दें, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। और जो आवाज़ आई तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वो बहुत ही सुरीली किसी लड़की की आवाज़ थी। उसने कहा, घर पर कोई नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जवान था। लड़की की आवाज़ सुनकर और उत्सुकता पैदा हो गई। शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। मैंने फिर आवाज़ लगाई, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी पिला दें, मैं चला जाऊंगा। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ आई, रुकिए मैं आपको पानी पिलाती हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा हल्का सा खुला और एक बहुत खूबसूरत सा हाथ पानी का गिलास लिए मेरे सामने हाजिर थे।
उसने चेहरा नहीं दिखाया। मैंने ग्लास ले लिया और पी लिया। मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हाथ इतना खूबसूरत, इतना गोरा था कि अंधेरे में भी चमक रहा था। मैंने पानी पिया तो मुझे एहसास हुआ कि ये पानी कुछ अजीब सा है। उसकी गंध थोड़ी अजीब सी है और थोड़ा चिपचिपा सा है। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या है। अंधेरे में उस ग्लास के नीचे कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। मैंने वो ग्लास झुकाकर अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया तो मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो पानी नहीं बल्कि लाल लाल खून था। मैंने ग्लास वहीं फेंक दिया। तभी अचानक से दरवाजा पूरा खुला और वो खूबसूरत हाथ जिसका था, मुझे उसका चेहरा नजर आया। वो चेहरा मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वो जो कुछ भी था वो इंसान तो नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और चेहरे पर पूरी तरह से कीड़े रेंग रहे थे। सिर पर बाल आधे जले हुए और चिपके हुए थे। बस वो हाथ ही था जो थोड़ा खूबसूरत था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या भला है। मैं समझ गया था कि अगर मैं यहाँ यूं ही पड़ा रहा तो फिर मेरी जान जाएगी। मैं जल्दी से जमीन पर से उठा और गिरते पड़ते भागते हुए अपनी साइकिल के पास आया और जैसे तैसे अपनी साइकिल लेकर भागते भागते घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने सबको पूरी बात बता दी। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं अपने अंदर उस चीज़ को रख नहीं सका। जिसके बाद पहले तो घर वालों ने मुझे बहुत डांट फटकार लगाई और फिर बताया कि दरअसल उस रास्ते पर उस चुड़ैल का वास है। वो उसी झोपड़ी में रहती है और लोगों को मार डालती है। जो भी उस रास्ते से गुजरते हैं वो उनको अपना शिकार बनाती है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारे गले में मौलवी साहब का दिया हुआ वो ताबीज था, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। उस दिन के बाद से मैंने उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया। मगर वो चेहरा, वो पूरा घटना मेरे दिमाग में जैसे बैठ सा गया और ये काफ़ी सालों तक चला। मैं बहुत ही परेशान सा रहने लगा था। रातों को नींद नहीं आते थे। मगर फिर धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।